वेलकम वंस अगेन प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कंसेप्ट मींस चार्ज वाला कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है, मैग्नेटिज्म भी कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर की ओर आ रहे हैं, मींस हम करंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले हमने चार्ज के बारे में सीखा, देन चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में सीखा, पोटेंशियल के बारे में सीखा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट को सीखने के लिए। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट मींस चार्ज को फ्लो करवाना है, तो उससे पहले हमें मटेरियल पता होने जरूरी है। तो हमने बचपन में सीखा या लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है कि मटेरियल जनरली 3 टाइप के होते हैं, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो पहले हम 2 ही मटेरियल की बात करते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है, और दूसरा होता है बैड कंडक्टर, और उसी को कहा जाता है इंसुलेटर। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। तो एग्जांपल आपको पता होंगे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो सारे मेटल्स है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा सकती है, इसलिए इसे कहा जाता है कंडक्टर। और इंसुलेटर मींस रबर, वुड, प्लास्टिक, etc, ये सारे क्या है? बैड कंडक्टर। ये क्या है? बैड कंडक्टर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कंडक्टर। तो कंडक्टर में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? तो पहले तो हम आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। हम आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमें पता चलेगा कि खास बात क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर में। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करते हैं, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ज्यादा मास होता है, हेवी होता है। तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसके अराउंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। एक को कहा जाता है प्रोटॉन और दूसरे को कहा जाता है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के चार्ज, 2 टाइप के पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल जब पार्टिकल होता है उसे कहा जाता है न्यूट्रॉन। ये हमें पता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, लाइक अ प्लैनेटोरियम आना। इस प्लैनेट कैसे घूमते हैं अराउंड द सन, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये होते हैं न्यूक्लियस में। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। अब प्रोटॉन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहता, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह से ये 3 पार्टिकल होते हैं। अब अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल इस तरह से बनता है कि उसमें जो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या कुछ जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, वो बहुत ही लूजली बाउंड होता है। वो कैसे होता है? लूजली बाउंड मीन्स उसको रिमूव करना, इजीली रिमूव कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? इजीली रिमूव कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि अगर सारे एटम को मिला के, अगर हम सारे एटम को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक मेटल का बड़ा सा टुकड़ा बनाते हैं सारे एटम को मिला के, तो जो आउटर मोस्ट बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होता है, वो कहीं भी घूम सकता है, उसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसे क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अच्छी तरीके से बाउंड नहीं किया होता है, वो वीकली बाउंड रहता है, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो वो बाहर चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाते हैं? मेटल में फ्री हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते, और वो रैंडम मोशन करते रहते और वो यहां वहां घूमते रहते। अब मेटल में या फिर कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा सकती है। वेयर एज इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड रहते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होते, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन यहां वहां घूम नहीं सकते, इसलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहां जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई। मेटल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई तो वो फ्री हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर करंट फ्लो करना स्टार्ट करते। अगर हम मेटल को बैटरी अटैच करते या पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, देखो इस तरह से, अगर तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव मींस बी टू ए ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन करंट। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन करंट। तो यहां हम देखते हैं दो टर्म यहां आते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट मींस इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो करंट आ रहा है, तो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे या बैटरी अटैच करेंगे तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट करेंगे, कहां? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट डेवलप होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, फ्रॉम बी टू ए। ओके, इस करंट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन करंट। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन करंट मींस निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मींस निगेटिव टर्मिनल से कहां तक जाता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, ऑफ बैटरी। सो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन करंट। और दूसरा जो करंट होता है उसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट दैट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हम बोल सकते, क्या कह सकते? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कन्वेंशनल करंट is opposite to flow of electron, to flow of इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ये चलता है। तो ये कहां से कहां जाता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो ये होता है कन्वेंशनल करंट, मींस पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो करेगा तो कहां से जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, उससे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। तो ये समझ में आ गया, दो टाइप ऑफ करंट होते हैं। तो करंट कौन से मटेरियल में फ्लो करता है? कंडक्टर में।
इंसुलेटर में फ्लो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होते हैं, स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट नहीं करता न्यूक्लियस, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद या पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद वो फ्री हो जाता है। वेयर एज इंसुलेटर में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे के सारे टाइटली बाउंड होते हैं, उसको एनर्जी मिलने पर भी वो फ्री नहीं होते। तो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जब भी उसको बैटरी अटैच करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और उसी को हम करंट कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पकड़ते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, और अगर हमें कन्वेंशनल करंट, जो हम करंट स्टडी करने वाले दैट इज अ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कहां से कहा जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये समझ में आ गया। अब करंट तक हम आ चुके हैं, अब सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहे, मे बी पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज, जनरली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से करंट आता है अपोजिट डायरेक्शन में। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टिंग वायर इन अ इलेक्ट्रिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्ज फ्लो करते हैं थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ, और द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर मेटल में चार्जेस है, ये हमारी लाइन है, तो यूनिट टाइम में कितने चार्ज इस रेफरेंस लाइन को पास करते हैं, यूनिट टाइम में कितने चार्ज, अगर ज्यादा चार्ज जाएंगे तो करंट ज्यादा। इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है देखने के लिए कितने चार्ज जा रही है, गिनने के लिए। तो अगर ज्यादा चार्ज इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं मींस करंट ज्यादा, और कम चार्ज इसको क्रॉस कर रहे हैं तो करंट कम। तो करंट किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में या फिर एक सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो करते हैं उसके ऊपर करंट डिपेंड करता है। तो ये समझ में आ गया करंट क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। तो आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, करंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं? करंट को इंडिकेट करते हैं आई से, चार्ज को इंडिकेट करते हैं क्यू से और टाइम को टी से। सो करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ऐसा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। उसको ए से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? ए से। सो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और उसको ए से डिनोट किया जाता है। अब आते हैं एम्पियर क्या होगा फिर। ठीक है, एम्पियर क्या होगा? अगर हम मानते इफ चार्ज Q is equal to 1 coulomb and time T is equal to 1 second, time T is equal to 1 second, then I is equal to 1 ampere, I is equal to 1 ampere। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलोम पर सेकेंड। That is, if 1 coulomb charge flowing through conductor per unit time or in a 1 second, then the current through conductor is called as a 1 ampere. Then current is called as a 1 ampere when 1 coulomb charge flowing, when 1 coulomb charge flowing or pass through a point, ऐसे लिखते हैं pass through a point in a conductor in 1 second, in 1 second, then current through conductor is
1 एम्पियर। तो अगर एक कूलम चार्ज कंडक्टर के एक पॉइंट को क्रॉस करते हैं एक सेकेंड में, कंडक्टर के एक पॉइंट को क्रॉस करते एक सेकेंड में, तो कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर एक कंडक्टर है और हमने ये रेफरेंस पॉइंट लिया है P, ये रेफरेंस पॉइंट लिया है यहाँ P, तो अगर इस रेफरेंस पॉइंट से कितने चार्ज फ्लो करते हैं? 1 कूलम इतने चार्ज फ्लो करते हैं इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इतने फ्लो करते हैं। देन करंट कितना होगा इस वायर से या इस कंडक्टर से या सर्किट से? 1 एम्पियर। ये समझ में आ गया। अब 1 कूलम चार्ज बहुत छोटे चार्ज नहीं होते। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें लिखते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज होता है। तो एक सेकेंड में जब इतने चार्ज फ्लो करेंगे 6.25 इंटू 10⁻18, तब बनता है एक कूलम चार्ज। और जब ये एक कूलम चार्ज फ्लो करेगा या इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो 1 एम्पियर करंट बनेगा। तो करंट समझ में आ गया, ओके, 1 एम्पियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम, रेजिस्टेंस। अब जब करंट फ्लो करता है वायर से तो उसको कोई वायर थोड़ा बहुत अपोज करती है, कुछ मटेरियल ज्यादा अपोज करते हैं, उस अपोजिशन को कहा जाता है रेजिस्टेंस। मींस अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो ये स्मूथली पास नहीं होगा, कुछ अपोजिशन फेस करेगा, इसको कोई ना कोई क्वांटिटी अपोज करेगी जो वायर में है या फिर मटेरियल में है, तो उसे कहा जाता है resistance. The resistance of a material of wire is defined as the opposition offered by the material to the flow of current. Flow of current को जो opposition material देता है उसको ही हम क्या कहते हैं? resistance. उसे हम क्या कहते हैं? resistance. अगर resistance कम है, okay? अगर resistance low resistance, अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है तो उसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर। उसे हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। मीन्स वो ज्यादा अपोज करंट को नहीं करता, करंट को इजीली पास होने देता है, करंट को इजीली पास होने देता है। अगर हम एग्जांपल ले इसका दो गुड कंडक्टर का, कॉपर, एल्यूमिनियम, ETC, ये क्या है? एग्जांपल। और अगर रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस, मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हाई मतलब करंट को ज्यादा अपोज करेगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा, करंट को ज्यादा से ज्यादा अपोज करने की कोशिश करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर। उसे हम क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर। मींस इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो नहीं कर सकती। और एग्जाम्पल देखेंगे तो पहले भी हमने देखे हैं, रबर, प्लास्टिक, ETC, ये एग्जाम्पल है हमारे रेजिस्टेंस बैड कंडक्टर के, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। ये फॉर्मूला हम आगे भी डिड्यूस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखो फॉर्मूला R इज इक्वल टू V बाय I। अभी ये कहां से आया ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। R इज इक्वल टू V बाय I और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट ओहम। इस सिंबल से उसको दिखाते हैं, ठीक है। ओहम, ऐसा यूनिट क्या होता है? ओहम होता है, ठीक है। अब 1 ओहम किसे कहेंगे हम? 1 ओहम किसे कहेंगे? ठीक है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस is a 1 volt, if V is equal to 1 volt and current flowing through conductor is 1 ampere, then R is equal to 1 ohm. Then R is equal to 1 ohm. So 1 ohm is equal to 1 volt per 1 ampere. तो अगर हम किसी भी वायर को 1 वोल्ट देते हैं या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 ओम। सपोज ये वायर है,
इसको मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओहम। इफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पीडी मीन्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट applied across conductor, ओके, 1 वोल्ट की बैटरी हमने क्या लगा दी, अक्रॉस द कंडक्टर, देन कंडक्टर, एंड इट प्रोड्यूस करंट ऑफ 1 एम्पियर, then the resistance of conductor is 1 ओहम। ठीक है, अगर 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने किसी वायर को लगा दिया और उसमें से 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 ओहम होता है। ओके, ये समझ में आ गया। चलो, ये हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस वायर के हिसाब से चेंज होगा, रेजिस्टेंस वायर के हिसाब से चेंज होगा। तो स्पेसिफिक वैल्यू अगर हमें मेजर करनी है या किसी 2 या 3 कंडक्टर में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो उसके लिए एक क्वांटिटी अप्लाई की जाती है, दिस इज नोन एज अ रेजिस्टिविटी और अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहां से आया, उसके लिए हम पहले रेजिस्टेंस के बारे में तो हमने सीख लिया, अपोजिशन तो करंट। अब ये अपोजिशन किस पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा लेंथ है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर मींस यहां आ गया लेंथ, कितना बड़ा लेंथ है वायर का, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरा कितना मोटा वायर है, मोटा है या पतला है, मींस एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मोटा है या पतला है, मोटा है या पतला है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। देन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, कॉपर कर रहे हो, एल्यूमिनियम कर रहे हो, रबर कर रहे हो, प्लास्टिक कर रहे हो, उसके ऊपर अब रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो मेन जो फैक्टर है मेजरेबल, दैट इज लेंथ एंड एरिया, लेंथ एंड एरिया। तो अगर हम माने, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ बढ़ता है वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर एरिया बढ़ता है तो वायर का रेजिस्टेंस कम ही होता है, तो जितना मोटा वायर उतना रेजिस्टेंस कम, और जितना पतला वायर उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दे तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब इस कांस्टेंट को इंडिकेट किया जाता है रो से, किसे, रो से। कांस्टेंट इज इक्वल टू रो, इसे क्या कहते हैं, रो, इसे क्या कहते हैं, रो। तो अब हमारा फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A, वेयर रो इज नोन एज अ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रो को क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और
स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रो हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे, देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ए यहां आ जाएगा तो R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, ये होगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अब अगर हम रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकाले, ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ का मीटर, तो ये 1 मीटर कट हो जाएगा। देयरफॉर ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा, ओहम मीटर। क्या होगा, ओहम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का ओहम मीटर होता है, ऐसा यूनिट ओहम मीटर। तो इफ R is equal to 1 ohm, A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter, length is equal to 1 meter, then rho is equal to 1 ohm meter। तो specific resistance, okay, specific resistance। और अगर ऐसा यूनिट लेंगे तो हम क्या होगा, ओहम सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा ओहम मीटर, सीजीएस यूनिट ओहम सेंटीमीटर। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड अ यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर। ओके, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो अब हमने एक वायर ले लिया, ठीक है। अब यहां अगर हम प्रूव करते हैं, ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, मैं यहां लिखता हूं, देखो, इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, सो रो इज इक्वल टू आर, दोनों क्या वैल्यू 1। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो हमने क्या ले लिया, 1 मीटर का वायर, कितने, 1 मीटर का वायर, और इसका एरिया कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे वायर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी is defined as, it is defined as the resistance of given wire having unit length and unit cross sectional area and unit cross sectional area. So specific resistivity or resistance is the resistance of a wire having unit length। ऐसे वायर का रेजिस्टेंस जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर और एरिया कितना है, और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे वायर का अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। उसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी समझ में आ गई। तो रेजिस्टिविटी जनरली कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। अगर हमारे पास 3 वायर है तो तीनों वायर 1 मीटर के होंगे, एरिया भी 1 मीटर होगा। तो अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो बैड कंडक्टर, रेजिस्टेंस कम होगा तो गुड कंडक्टर। इस तरह से हम किसी भी कंपैरिजन, किसी भी मटेरियल में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस।
अब रेजिस्टेंस अपोज करता है, कंडक्टेंस हेल्प करेगा, मींस रेजिस्टेंस के अपोजिट में क्या होता है, कंडक्टेंस। तो इजी है। द कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। इसको जी से इंडिकेट किया जाता है एंड इट इज इक्वल टू 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका यूनिट होता है पर ओहम और ओहम इनवर्स। और क्या होता है, ओहम इनवर्स। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज अ सीमेंस, मोह और ओहम इनवर्स, या इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है साइन। ओके, मोह कहते हैं इसे या फिर सीमेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, सीमेंस। इसी को कहा जाता है, ओहम इनवर्स को कहा जाता है सीमेंस, और मोह कहा जाता है, और ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। देन हमने रेजिस्टिविटी देखा, वैसे ही कंडक्टिविटी होता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। सो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी। तो सिर्फ उल्टा करना है। और इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। तो देखो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी और 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो हमें क्या मिल गया, कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो अब रो का यूनिट क्या है, ओहम मीटर। तो उसको डिवाइड कर दो पर ओहम मीटर, और इसी को क्या कहते हैं हम, और ये होता है ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज सीमेन पर मीटर। 1/ओहम को सीमेंस कहा जाता है, तो इट इज सीमेंस पर मीटर। एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीज विद द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और कंडक्टिविटी घटती है, कंडक्टिविटी कम होती है। याद रखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर आप वायर को हीट करोगे, गर्म करोगे, थोड़ा सा हीट करोगे, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में पता चल गया। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ओहम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओहम्स लॉ। ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर। पहले हम लॉ लिख लेते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर स्पेस। फिजिकल स्टेट मीन्स लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ईटीसी। तो ये जो सारे फैक्टर है, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, ये जो सारे, या फिर मटेरियल, ये जो सारे है, उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल स्टेट। सो फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। आप इसमें से कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे, ना लेंथ चेंज कर रहे, ना एरिया चेंज कर रहे वायर का। तो ये सारे टेम्परेचर को भी चेंज नहीं होने दे रहे। अगर ये कांस्टेंट है तो फिजिकल state of the conductor is remains same, then current flowing through conductor then current flowing through conductor current flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied across
conductor. Okay, applied across conductor. So the physical state of conductor, that is length, area and temperature, remain same, then the current flowing through conductor is directly proportional to potential difference applied across the conductor. ठीक है, तो हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसको हमने पोटेंशियल अटैच किया V, इसको हमने पोटेंशियल अटैच किया कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अटैच किया V, और इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, करंट I. तो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो अगर हम इसमें से प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो आएगा V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू I. अब ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को कहा जाता है रेजिस्टेंस. तो V बाय I इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस. इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस. V बाय I, इसी को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस. देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, V बाय I इज इक्वल टू R, और V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो ये हो गया हमारा ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस. अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो I अपॉन V, I अपॉन V, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन R. इसी को कहेंगे हम कंडक्टेंस G. इसी को क्या कहेंगे हम, कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस, तो ये होगा हमारा कंडक्टेंस. वैसे हमने ऊपर इसके बारे में स्टडी किया है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, और इसका होता है ओहम इनवर्स और सीमेंस. ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया है. तो ओहम्स लॉ समझ में आया शॉर्ट में कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल लॉ है. देन नेक्स्ट हम आते हैं अब कॉम्बिनेशन. ओके, कॉम्बिनेशन. सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इसमें हम दो कॉम्बिनेशन स्टडी करने वाले हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो पहले हम सीखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, फर्स्ट ए पॉइंट, रेजिस्टेंस इन सीरीज. पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, अब हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3. R1, R2 एंड R3. हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है. इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी अटैच की है, V, बैटरी अटैच की है V. ठीक है, अब यहाँ है रेजिस्टेंस R1, R2, R3. ठीक है, तो यहां से करंट फ्लो करेगा I, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. यहां हमारा पोटेंशियल अप्लाइड होगा V. यहां जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट इज V. ये पोटेंशियल होगा V. बैटरी के हिसाब से पोटेंशियल कितना लगाया है V. एंड तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग पोटेंशियल आएगा. इसके अलॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, इस पोटेंशियल होगा V1, यहाँ होगा पोटेंशियल V2, और यहाँ होगा पोटेंशियल V3.
ऐसे 3 पोटेंशियल हमने अप्लाई किए हैं। ओके, कंसिडर रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। कंसिडर रेजिस्टेंस R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 connected one another or connected one after other, connected one after the another resistance as shown in figure. Such combination is known as a such combination is called resistance in series. ओके, सो 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 सिंगल पाथ में कनेक्टेड है, वन आफ्टर अनदर कनेक्टेड है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बैटरी लगाई, बैटरी की वजह से कितना वोल्टेज मिल रहा है उसको V, लेकिन जब एक सिंगल पाथ है तो करंट तो सेम फ्लो करेगा तीनों में से, यहां से करंट जाएगा, सेम जाएगा I, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। सो हम यहां अगर पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो हम लिखते हैं कि रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 connected between points A and B, connected between points A and B. Okay, so current remains same. So current क्या होगा? Current remain same and potential divides in 3 resistors. सो पोटेंशियल डिवाइड होगा 3 रेजिस्टेंस में और करंट सेम रहेगा, तो करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, पोटेंशियल का चेंज होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइड इनटू V1, V2 एंड V3, इसमें डिवाइड होगा V1, V2 एंड V3। सो देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे? देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब ओम्स लॉ अप्लाई करते, ओम्स लॉ। देयरफॉर ओम्स लॉ, करंट तो सेम है, सो V1 इज इक्वल टू V1 करंट, कहां से पोटेंशियल किसको है? R1 को, और करंट कितना पास हो रहा है? I। तो हम लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, सो V इज इक्वल टू I, करंट सेम, और यहां आएगा R1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू I R2 एंड, और V3 इज इक्वल टू I R3 एंड V इज इक्वल टू I RS। मीन्स अब ये IRS क्या होगा? अगर हम A और B पॉइंट में तीनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, 3 रेजिस्टेंस की बजाय एक ही रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते हैं, कौन से पॉइंट में? बिटवीन पॉइंट A एंड B, बिटवीन पॉइंट A एंड B, इसका रेजिस्टेंस होगा RS, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, और इसका पोटेंशियल होगा V, इसका पोटेंशियल कितना होगा? V। तो ये 3 रेजिस्टेंस का काम ये सिंगल रेजिस्टेंस कर रहा है, 3 रेजिस्टेंस का काम, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो सिंगल रेजिस्टेंस भी काम कर सकता, तो वो ये सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू है।
तो सारे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। इसमें से आई कॉमन आ जाएगा, आई कॉमन, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई कट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर तीन रेजिस्टेंस हो गए तो तीनों को ऐड कर देना है। इन जनरल जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने ऐड करते, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर अप टू आर एन, सबका एडिशन इज नथिंग बट अ सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक के बाद दूसरा लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। सो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज होता है और करंट सेम रहता है, ये याद रखना है। नाउ सेकेंड, रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल। सेकेंड, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, वंस अगेन आर वन, आर टू एंड आर थ्री, और कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट। कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट ए एंड बी। आर वन, आर टू, आर थ्री, तीनों दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हमने, V इतना पोटेंशियल अप्लाई किया है। तीनों रेजिस्टेंस के लिए अब पोटेंशियल सेम, लेकिन करंट अगर इसमें से फ्लो करेगा तो अब यहां तीन वायर आएंगी, तो एक में से करंट जाएगा I1, दूसरे में से I2 और तीसरे में से I3। तो करंट अब स्प्लिट हो जाएगा और वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट में होता है। सो कंसीडर रेजिस्टेंस R1, R2, R3 consider resistances R1, R2 and R3 connected between two common point as shown in figure, as shown in figure. Such combination is called resistance in parallel. तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल। सो रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 connected between points A and B। okay? अब इस केस में वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज रिमेन सेम। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। एंड करंट I split up in I1, I2, and I3। करंट तीन पार्ट में स्प्लिट अप होता है, I1, I2 एंड I3, क्योंकि तीन रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। तो अब हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो वंस अगेन फॉर्मूला,
I1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ से V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 is equal to V upon R3 and I is equal to V upon RP। तो तीनों रेजिस्टेंस का काम एक रेजिस्टेंस भी कर सकता है। अगर A और B पॉइंट में एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, इसका रेजिस्टेंस है RP और पोटेंशियल अप्लाई किया है V, तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही वैल्यू, एक ही रेजिस्टेंस तीनों का कॉम्बिनेशन का काम कर सकता है। तो वैल्यू पुट करो, क्या होगा, V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, V कॉमन, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V कट हो जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो इन जनरल 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन RN, ये होगा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये याद रखो, लेकिन यहाँ याद क्या रखना है, 1 अपॉन RP लिखना कभी नहीं भूलना है। बहुत लोग यहाँ RP लिखेंगे, पहले केस में डायरेक्ट RS है, लेकिन RP के केस में 1 अपॉन RP है, तो ये हमें याद रखना है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस होता है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो अब आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी किया। किसका स्टडी किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने करंट का स्टडी किया। ओके, कन्वेंशनल करंट क्या होता है उसका डेफिनेशन देखा, देन रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया, कंडक्टेंस के बारे में स्टडी किया, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सीखा, कंडक्टिविटी सीखा, उसके बाद ओहम्स लॉ पे ध्यान दिया, और ओहम्स लॉ के बाद हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने स्टडी किया। तो यहां हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, कुछ इसमें डाउट होगा तो कमेंट करो, हम डेफिनेटली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। तो यहाँ हम स्टॉप होते हैं। थैंक यू।